प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के परिचय के द्वितीय खंड में पिछली कुछ क्लासेज में हम लोग प्रस्तुति एवं भूमिका के बारे में बात कर रहे थे। विद्यार्थियों, प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा समाजशास्त्र दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि प्रस्तुति की अवधारणा पर ही दूसरी जो अवधारणा आधारित है वह है सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा। क्योंकि अगले खंड में हम लोग विभिन्न प्रकार के बड़े सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, सामाजिकरण की बात करेंगे, सामाजिक नियंत्रण की बात करेंगे, सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे और सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से प्रस्तुति की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर ही समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। यह हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं। कुछ लोग उच्च पद पर आसीन होते हैं, कुछ लोग मध्यम पद पर आसीन होते हैं, कुछ लोग निम्न पद पर आसीन होते हैं। ठीक है, हम लोग परिवार में भी देख सकते हैं। हमारे परिवार में जो स्थान, जो पद, जो परिस्थिति दादा की होती है उसकी तुलना में पोते की परिस्थिति या पोता की परिस्थिति जो है निम्न परिस्थिति होती है। दादा होते हैं, हमारे बड़े पिता होते हैं, पिता के बड़े भाई, ठीक है, पिता होते हैं, चाचा होते हैं, बड़े भाई होते हैं, हम होते हैं, हमारे छोटे भाई होते हैं, हमारे भाइयों के बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सीक्वेंस है, ये जो श्रृंखला है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्था में हमको देखने को मिलती है। और यह जो व्यवस्था है जिसको कि हम लोग परिस्थितियों का ऊंच नीच कह रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियों को प्रत्येक समाज में परिस्थितियों का ऊंच नीच या हम इसको भेदभाव भी कह सकते हैं, ये प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्था में हमको देखने को मिलता है। और ये जो ऊंच नीच है, ये ऊंच नीच परिस्थितियों के आधार पर होता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां उच्च होती हैं, कुछ परिस्थितियां निम्न होती हैं। और कौन सी परिस्थिति उच्च होगी, कौन सी परिस्थिति निम्न होगी, ये बात हम गत कक्षा में परिस्थितियों के निर्धारण के आधार के अंतर्गत हमने देखा, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि कुछ प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार होते हैं, कुछ अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार। कहने का तात्पर्य कौन सी परिस्थिति उच्च होगी, कौन सी परिस्थिति निम्न होगी, इसके निर्धारण के आधार कुछ समाज ने तय कर रखे हैं। जैसे हमने कहा था कि सब प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के अंतर्गत कौन कौन से हैं, लिंग द्विविभाजन के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है, आयु भेद के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है, नातेदारी के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है। कुछ सामाजिक कारक होते हैं जो व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार हमने देखे थे, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि अर्जित परिस्थिति में कुछ विभिन्न कारक हैं जो व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहला जो कारक है संपत्ति है। जिसके पास अधिक संपत्ति होती है वो उच्च स्थान प्राप्त करता है। व्यवसाय है, व्यवसाय के आधार पर भी कुछ व्यवसाय उच्च प्रतिष्ठित होते हैं जबकि कुछ निम्न होते हैं। शिक्षा है, शिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में उच्च होती है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के आधार पर जो है समाज में परिस्थितियों का निर्धारण होता है। विवाह संबंधों के आधार पर समाज में परिस्थितियों का निर्धारण होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो अंतिम आधार में आपको बताया था कि कुछ उपलब्धियां होती हैं, व्यक्ति अपनी मेहनत लगन और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से कुछ उपलब्धियां अर्जित करता है, तो उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है। तो ये परिस्थिति निर्धारण के कुछ आधार हैं जो ये तय करते हैं कि सामाजिक संरचना में, सामाजिक स्तर पर ये व्यक्ति उच्च परिस्थिति को प्राप्त करेगा, समाज में ऊंचे स्थान पर, और ये व्यक्ति नीचे स्थान पर। ये परिस्थिति के निर्धारण के कुछ आधार हैं। हम यह बताना चाह रहे हैं क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा परिस्थिति की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि परिस्थितियों के क्रम विन्यास को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। एक और बात बता दें, ये जो परिस्थितियों के निर्धारण के आधार हमने यहाँ पर देखे हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के कुछ आधार हैं, ठीक इसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के कुछ आधार। यही जब हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा देखेंगे तभी, क्योंकि वहां पर यह बताया जाएगा कि परिस्थितियों का क्रम विन्यास, परिस्थितियों का क्रम विन्यास के मतलब समान परिस्थिति के लोग अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार से समाज में अनेक परिस्थिति समूह बन जाते हैं जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं, अपने महत्व के क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस व्यवस्था को परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है और इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। इसलिए परिस्थितियों की अवधारणा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में होती है,
यह भी हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। लिंटन ने यह बताया कि दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, प्रदत्त और अर्जित। कोई भी परिस्थिति अकेली परिस्थिति नहीं होती है, एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है। इस विभिन्न उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया। एक शिक्षक है, शिक्षक तब शिक्षक है जब विद्यार्थी है, विद्यार्थी तब विद्यार्थी है जब शिक्षक है। पति है इसका मतलब पत्नी है, पत्नी है इसका मतलब पति है। बिना पति के कोई पत्नी नहीं हो सकती और बिना पत्नी के कोई पति नहीं हो सकता। इसका मतलब एक परिस्थिति है, इसका मतलब उसके सामने, उसके विरुद्ध दूसरी परिस्थिति भी अनिवार्य रूप से होती है। ये सारी बातें हम गत कक्षा में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे परिस्थिति से संबंधित ही जो दूसरी अवधारणा है वह है भूमिका या रोल, जिसको कहा जाता है। भूमिका की जहां तक बात है, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, गत्यात्मक पहलू। भूमिका जिसको हम लोग रोल कह रहे हैं वो परिस्थिति का गतिशील पहलू है, गत्यात्मक पहलू। यानी कि जो स्टेटस है वो तो स्टेबल है, पद तो स्थिर है, स्थायी है। और जो व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है, पद कहीं इधर उधर नहीं होता, पद जो व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है, किसी परिस्थिति को प्राप्त करता है, तो उस परिस्थिति से संबंधित कुछ काम होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि समाज में जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को प्राप्त करता है या किसी व्यक्ति को कोई परिस्थिति मिलती है, यानी कि अर्जित परिस्थिति हो चाहे प्रदत्त परिस्थिति हो, किसी व्यक्ति को कोई परिस्थिति मिलती है या कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को प्राप्त करता है, तो उस परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति से समाज उस परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह करने की अपेक्षा करता है कि इस व्यक्ति ने ये परिस्थिति हासिल की है और इस परिस्थिति का ये काम है, ये व्यक्ति जो कि इस परिस्थिति को धारण किया है, ये इस परिस्थिति से संबंधित कार्यों का दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करे। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक जब बनता है, कोई व्यक्ति एक शिक्षक जब बनता है, तो समाज अपेक्षा करता है कि बच्चों को ये खूब पढ़े और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा अपना अध्यापन कार्य करे, अपना अधिक से अधिक समय अध्यापन में बिताए। तो जो भूमिका है वह भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, गतिशील पहलू है। परिभाषा या इसके अर्थ की जहां तक बात है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया, इसमें डेविस है, इलियट एंड मेरिल है। इसके अतिरिक्त भी कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र दृष्टिकोण से भूमिका को परिभाषित किया। लेकिन इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो सामान्य अर्थ यह है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई पद नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है, उसी पद को, उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से परिस्थिति कहा जाता है। हर परिस्थिति के साथ, हर पद के साथ कुछ काम जुड़े हुए होते हैं। कोई भी पद है, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे प्रदत्त पद है चाहे वो अर्जित पद है, प्रत्येक परिस्थिति के साथ, प्रत्येक पद के साथ कुछ काम जुड़े हुए होते हैं। कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है, एक परिस्थिति को प्राप्त करता है, या किसी व्यक्ति को कोई पद मिलता है, तो उस व्यक्ति को उस पद से संबंधित, उस परिस्थिति से संबंधित काम को, कार्यों को, दायित्वों को निभाना पड़ता है। उसी को, इसको, उस परिस्थिति से संबंधित कार्यों को, उस परिस्थिति से संबंधित दायित्वों को भूमिका या रोल कहा जाता है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से। राइट। दूसरी बात, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है, अकेली परिस्थिति नहीं होती है। इसके साथ जो दूसरी बात हम जोड़ना चाह रहे हुए हैं कि पहली बात तो एक परिस्थिति है, उसके साथ भूमिका है। कोई भी परिस्थिति बिना भूमिका के नहीं होती है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक शिक्षक हूं, ये मेरी परिस्थिति है, तो इस शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका यह है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए, अच्छे ढंग से पढ़ाए, ठीक है, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके, समाज का, देश का विकास हो सके। प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ कार्य जुड़े हुए होते हैं, भूमिका जुड़ी हुई होती है। चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति है, उसके साथ प्रदत्त भूमिकाएं जुड़ी हुई होती है, अर्जित परिस्थिति है, उसके साथ अर्जित भूमिकाएं जुड़ी होती है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है समाज में जिसके साथ कुछ भूमिकाएं नहीं जुड़ी हुई। प्रत्येक परिस्थिति के साथ भूमिका जुड़ी हुई होती है। तो जिस प्रकार से एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में होती है, ठीक उसी प्रकार से एक भूमिका दूसरी भूमिका के संदर्भ में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शिक्षक हूं, मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं, तो किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहा हूं? मेरे सामने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी एक परिस्थिति है और उनका भूमिका क्या होगी? पढ़ना, उनकी भूमिका होगी। तो एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में होती है। ठीक, पहली बात तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ कोई ना कोई भूमिका जुड़ी होती है। जिस प्रकार से एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में होती है, ठीक उसी प्रकार से एक भूमिका दूसरी भूमिका के संदर्भ में ही होती है। ये हम लोग ठीक से ध्यान रखें। इसके अलावा
ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। पद एज इट इज बने रहते हैं। अब उस पद को लोग आते जाते रहते हैं, एक व्यक्ति आता है उस पद पर चला जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है उस पद पर चला जाता है। तो अब वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का निर्वाह वह किस ढंग से करता है, ठीक ढंग से करता है या नहीं करता है, अपनी भूमिका को निभाने में सफल रहता है या असफल रहता है। ठीक है, सफल रहता तो हम कहेंगे कि साहब इस व्यक्ति का समाजीकरण हो चुका, ये व्यक्ति इस पद के काबिल है। अगर वो ठीक ढंग से अपनी परिस्थिति के अनुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ये असफल भूमिका वाला व्यक्ति है, ये इस पद के योग्य नहीं है, इसका समाजीकरण ठीक से नहीं हुआ है। तो ये परिस्थिति से संबंधित कुछ बातें थी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति उस भूमिका से संबंधित कार्य वैसे ही करे जैसे कि सब लोग करते। जैसे कि मैं गत कक्षा में बता रहा था कि मेरी भूमिका है अध्यापन करना, मैं वैसे ही पढ़ाऊं जैसे मेरे शिक्षक साथी पढ़ाते हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने ढंग से भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। मेरे शिक्षक साथी वो भी शिक्षक की परिस्थिति को धारण किए, वे अपने ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, वो अपने ढंग से अपने अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो मेरे जैसे पढ़ाए या मैं उन जैसे पढ़ाऊं। देश का प्रधानमंत्री, जैसे हम कहें कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी वैसे प्रधानमंत्री एक परिस्थिति है, ठीक है। नरेंद्र मोदी वैसे ही भूमिका निभाए जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह निभा रहे थे, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने श्री मनमोहन सिंह जी ने अपने ढंग से राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति की परिस्थिति की भूमिका को निर्वाह किया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने ढंग से प्रधानमंत्री की परिस्थिति की भूमिका निभा रहे हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। समाज में भूमिका से तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वहन से है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई परिस्थिति मिलती है या व्यक्ति धारण करता है या अर्जित करता है, उस परिस्थिति से संबंधित उसको काम करने पड़ते हैं, उसी को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से भूमिका कहा जाता है। भूमिका से संबंधित कुछ परिभाषा है जिसमें किंग्सले डेविस का कहना है कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डेविस कहते हैं कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसको जो पद मिला है उस पद से संबंधित जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है, ऐसा डेविस का मानना है। ऐसी कुछ परिभाषा इलियट एवं मेरिल देते हैं। इलियट एवं मेरिल का कहना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। इलियट एवं मेरिल कहते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, यानी कि उसको जो पद मिला है उस पद से संबंधित दायित्वों का वह निर्वहन करता है, ऐसा इलियट एंड मेरिल का कहना है। हार्टन एंड हंट के अनुसार एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। यानी कि व्यक्ति एक विशिष्ट पद को धारण करता है, उस विशिष्ट पद के अनुसार वह व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे ही उसकी भूमिका कहते हैं, ऐसा हार्टन एंड हंट का कहना है। यानी कि इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाले, जैसा कि हमने पूर्व में ही आपको स्पष्ट कर दिया, तो इस निष्कर्ष निकल कर आता है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका है। हमने आपको बताया कि किसी परिस्थिति को धारण करने के पश्चात समाज उस परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति से उस परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने की या कार्यों को करने की अपेक्षा रखता है, उसी को समाजशास्त्रीय भाषा में भूमिका कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कहूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैंने शिक्षक का पद धारण किया है, अर्जित किया है, ये एक अर्जित परिस्थिति है, तो समाज मुझसे अपेक्षा करेगा कि यह महाविद्यालय में विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे ढंग से बनाए ताकि वे अच्छे अंक पा सके, समाज के देश के नागरिक बन सके और अपने क्षेत्र में अच्छी सेवाएं दे सके, देश के सच्चे और अच्छे नागरिक हो सके। ये भूमिका से संबंधित कुछ बातें थी। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक गत्यात्मक पहलू है। समाज में कोई भी व्यक्ति, समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। जिस प्रकार से एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में होती है, ठीक उसी प्रकार से एक भूमिका दूसरी भूमिका के संदर्भ में ही होती है। कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। ये भूमिका से संबंधित कुछ सैद्धांतिक अवधारणा। भूमिका की विशेषता की जहां तक बात है, हम इसकी विशेषता इस प्रकार से कर सकते हैं कि भूमिका का संबंध
उन व्यवहारों की संपूर्णता से है, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट प्रस्तुति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। यानी कि कौन समाज किस परिस्थिति के लिए क्या कार्य निर्धारित कर रखे हैं, ये उस समाज की संस्कृति और उस समाज के संस्कारों पर आधारित होता है। भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, ये हम आपसे स्पष्ट कर चुके हैं। परिस्थितियों की भांति भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती हैं। प्रदत्त परिस्थिति के साथ प्रदत्त भूमिका जुड़ी हुई होती है, अर्जित परिस्थिति के साथ अर्जित भूमिका जुड़ी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट, भूमिका प्रगतिशील और परिवर्तनशील होती है। एक भूमिका भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक परिस्थिति को धारण करने वाले लोग, जैसे कि मैंने उदाहरण के द्वारा बताया कि सब लोग उस परिस्थिति से के संबंधित एक जैसे ही भूमिकाओं का निर्वाह करें, यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, मेरी भूमिका मैं अपने ढंग से निभा रहा हूं, मेरे शिक्षक साथी इस शिक्षक की परिस्थिति की भूमिका अपने ढंग से निभा रहे हैं, सब लोग एक जैसे ही भूमिका निभाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। प्रत्येक भूमिका के कारण कुछ न कुछ अधिकार, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कलेक्टर एक अर्जित परिस्थिति है और उसकी भूमिका है कि पूरे जिले की प्रशासन संभालना, पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर देखना, पूरे जिले की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित करना उसके कलेक्टर के जिम्मे होती है। ठीक है। तो एक कलेक्टर जो है, कलेक्टर का जो पद है, अब वो कलेक्टर एक परिस्थिति है, संपूर्ण जिले की व्यवस्था बनाए रखना उसकी भूमिका है, लेकिन उस कलेक्टर की परिस्थिति के साथ उसके कुछ अधिकार जुड़े हुए हैं, उसके साथ कुछ सुविधाएं जुड़े हुए होते हैं। जैसे उसको बंगला मिलता है सरकारी, उसके कर्मचारी होते हैं, इसके साथ साथ में कुछ कर्मचारी होते हैं, उसको वाहन मिलता है, वाहन का ड्राइवर मिलता है, टेलीफोन की सुविधाएं मिलती हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं जो उस परिस्थिति से संबंधित हैं सरकार के द्वारा उसको प्रदान की जाती है। तो भूमिका के साथ कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य के साथ साथ कुछ सुविधाएं भी जुड़ी हुई होती है। ये भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भूमिका से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं जिनका जिक्र हम आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे आपसे कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एक भूमिका पालन होता है, एक होता है भूमिका ग्रहण, भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका वंचन, एक होता है असफल भूमिका, एक है भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संघर्ष, और एक है भूमिका प्रतिभा, रोल सेट। जैसा कि अभी हमने आपके साथ प्रस्तुति के समुच्चय के बारे में बात की थी कि कई बार आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं। वे जैसे हमने कहा था प्रस्तुति समुच्चय क्या है, भूमिका पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भूमिका ग्रहण, भूमिका वंचन, असफल भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संघर्ष और भूमिका प्रतिमान, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ ली जाती है। सामान्यतया अक्सर ही भूमिका संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ ली जाती है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम लोग आपके साथ अगली क्लास में बात